नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, ड्राइंग एंड पेंटिंग एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि हम पॉल गॉगिन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से गॉगिन का अपना अलग एक चित्र के प्रति दृष्टिकोण था। प्रभाववादियों की जो कला थी उससे ये असंतुष्ट थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी वस्तु को हम देखकर उस पर विचार करके चित्र बनाएं और किसी के चित्र की प्रतिकृति करें। चित्रकला के प्रति इनका अपना एक अलग दृष्टिकोण था। ये चाहते थे कि जो भी चित्र बनाए वो चित्र इनका अपना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे संपन्न परिवार के होने के बावजूद इन्होंने चित्रकला को चुना और उसे अपना रोजी रोटी का साधन बनाया। अब ये पूरे समय चित्रकला कार्य ही करते थे। ल पुल्दू में इन्होंने कई रेखा चित्र बनाए, कई चित्र बनाए, जिसमें से इनका एक चित्र पीला ईसा बहुत प्रसिद्ध चित्र रहा है। इस चित्र पर प्राचीन रोमानेस्क शैली है, उसका प्रभाव है। खेत में खड़े किए क्रॉस पर ईसा की जो पीली आकृति थी और उसके आसपास अभिवादन करते हुए जो भक्त थे और जो स्त्रीगण थे, उनको इन्होंने अपने चित्र में स्थान दिया। घनत्व का परिणाम दिखाने के बजाय इन्होंने समतल आकारों को बनाया है और उन आकारों को क्या किया है, इन्होंने बाह्य रेखा से स्पष्ट किया है एवं दूर दृश्य जो लघुता होती है वो दिखाने के बजाय इन्होंने काल्पनिक रेखाओं से संयोजन किया है। पॉल के कहे अनुसार पीला ईसा में इन्होंने ग्रामीण लोगों की जो सीधी सादी जो निष्कपट जो जिंदगी होती है उसको प्रकट किया है और जो उनमें जो कट्टर धर्म भावना होती है उसको भी इन्होंने अपने चित्र में व्यक्त किया है। और अगर इनकी चित्रण पद्धति के बारे में इनके विचारों को स्पष्ट करते हुए इन्होंने स्वयं लिखा, कला में गूढ़ जीवन का प्रकटीकरण होता है। इस जीवन को अनुभव करने के लिए प्रकृति में जा सकते हो आप, किंतु वहां स्वप्न देखो और सृजनशील बनो। पीला ईसा जो इनका चित्र है वो काफी प्रसिद्ध चित्र है। पीला ईसा में भी इन्होंने कई स्वप्निल दृश्य जो होते हैं उसका प्रभाव इन्होंने दिया है पीला ईसा चित्र प्रति में। और पॉल कहते थे कि जो आपके मन में विचार हैं उनको आप परिणाम कारक ढंग से व्यक्त करो। और जब प्रत्यक्ष अपन चित्रण देखकर बनाते हैं तो आपको पता है कि पॉल का क्या ख्याल था। वो प्रत्यक्ष देखकर चित्रण के बारे में क्या कहते थे। उनका कहना था, आपके पास मॉडल का होना अच्छी बात है, किंतु यदि आपको उस मॉडल का चित्र बनाना है तो आप उस पर पर्दा डाल दो। इससे क्या होगा, आप जो चित्र बनाओगे वो आपका अपना चित्र होगा, वो आपका निजी चित्र होगा। उसमें आपकी भावनाएं चित्रित होंगी, उसमें आपकी भावनाओं का
समाहित होंगी आपकी भावनाएं, और भावनाओं का सर्वोपरि होना किसी भी चित्रकार के लिए उसके चित्रण का प्रमुख भाग होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति में आदिम कला की जो स्वाभाविक अंकन पद्धति होती है और जो सरल आकार होते हैं वो पॉल ने अपने चित्रों में व्यक्त किए हैं और बनाए हैं। ग्रामीण जीवन का जो भोला भालापन था, सरलपन था, उसको इन्होंने अपने चित्र में परिलक्षित किया है। और आधुनिक कलाकारों के लिए कहते थे कि उनको इनके चित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह भी एक कारण था जिससे कि वो क्या करते थे, दूरवर्ती आदिवासी असभ्य जीवन को पसंद करते थे, क्योंकि उनकी जीवन में सादगी थी। कलाकृति में कलाकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए पॉल कहते थे कि यदि आप अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते तो जंगली की आदमी की तरह बोलो, सहृदयता से बोलो। उनकी जो स्पष्ट उक्ति जो थी वो यही थी कि इसमें जंगलीपन है किंतु ये कला है। क्योंकि इन्होंने जो आदिवासियों के चित्र बनाए तो खुद कहते थे इस बात को, स्वयं इस बात को महसूस करते थे कि इनमें जंगलीपन है लेकिन ये कला है। सेजा ने जब अपने पॉल के चित्रों को जब देखा तो उनको यकीन हुआ कि पॉल के चित्रों में उनके चित्रों का अनुकरण नहीं है। दोनों के दृष्टिकोण और शैलियों में जमीन आसमान का अंतर था। और जब पॉल गोगुइन की मृत्यु हुई उसके पश्चात सेजा ने कहा कि गोगुइन ने मेरी कला को समझ नहीं पाए, कला में घनत्व का होना आवश्यक है। पॉल कलाकार नहीं थे, उन्होंने केवल चीनी प्रतिमाएं बनाई। असल में अगर सेजा के विचारों से देखा जाए तो सेजा अत्यधिक विचारों के चित्रकार थे और पॉल की कला में निजी विचारों का जरा सा भी चिन्ह नहीं दिखाई देने से उसकी मान्यता को समझने में वे असमर्थ रहे। पॉल की कला का भी सेजा की कला के समान 20वीं सदी की कला पर दूरगामी परिणाम होने वाला था। देखिए, जब भी आप कोई कला बनाते हैं या कोई भी कला कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें वेट करना होता है कि उस कला को लोग समझें, तभी हमें उसके दूरगामी परिणाम मिलते हैं। तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता है। टाहिटी आते ही इन्होंने क्या किया, एक झोंपड़ी में रहने लगे पॉल, और वहां से समुद्र व पहाड़ी के जो रमणीय दृश्य इनको दिखाई देते थे और आदिवासियों का आना जाना, आदिवासी स्त्रियों के यहाँ के रीति रिवाज, वो सब इन्होंने करीब से देखी। टाहिटी का रहन सहन तो खर्चीला था और आदिवासी लोग स्वभाव की सरल और दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते थे। तेजस्वी सूर्य का प्रकाश, चमकीले रंगों से जो प्राकृतिक वातावरण था और गूढ़ शक्तियों का जो अंधविश्वास करने वाले भोले भाले आदिवासियों के अनोखे जो रीति रिवाज थे, उनको देखकर पॉल को ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश किया है जिसे वे अब तक खोज रहे थे। आदिवासियों की सुडौल सांवली आकृति, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, प्रकृति के सुहावने दृश्य को अब वे चित्रित करने लगे और इसी में वो व्यस्त हो गए। 1 साल के अंदर उन्होंने करीब 60 रेखा चित्र बनाए, 60।
कई रेखा चित्र और कास्ट खुदाई के चित्र भी पूर्ण किए। टाहिटी के चित्रों में पॉल ने अपने पूर्व कथित सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया है उन्होंने, किंतु उनमें एक नया जोश उत्पन्न हो गया था, नई चमक, अनोखी चमक और एक रहस्यात्मकता आ गई थी। देखिए, समय जब जब परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ विचार भी परिवर्तन हो सकते हैं, और एक कलाकार के विचार समय के साथ निश्चित ही बदलते रहते हैं, क्योंकि कलाकार की जो भावनाएं होती हैं बहुत कोमल भावनाएं होती हैं। टाहिटी से पॉल खुश थे और उन्होंने स्वयं इस बात को लिखा भी है कि यहाँ मैं अत्यानंद, शांति व कला पर जीवित रहा हूं। आसपास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को अनुभव कर रहा हूं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा, किंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, पॉल बीमार पड़े। टाहिटी की राजधानी पापीटी के हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा। स्वस्थ होने के बाद वे फिर अपनी कुटिया में आकर रहने लगे, किंतु अब क्या हो गया, उनके पास पैसे का अभाव हो गया। अब वो टाहिटी में बनाए अपने चित्रों को पेरिस भेजते थे, किंतु वो बिकते नहीं थे। 2 साल के बाद वो फिर फ्रांस जाने के लिए उत्सुक हो गए कि भाई मुझे फ्रांस जाना चाहिए। मित्रों के प्रयत्न से फ्रेंच सरकार ने उनको फ्रांस रवाना कर दिया। उनके एक रिश्तेदार की मृत्यु हुई और वे उनके लिए कुछ जायदाद छोड़ गए, तो उनको फ्रांस पहुंचते ही मिली और इनका थोड़ा बहुत कार्य चलने लगा। इन्होंने अपना जो टाहिटी के जो स्मृति चिन्ह थे, चीनी लटकनें थी और जो अजीब वस्तुएं थी, उसको अनोखे ढंग से सजाया और दीवार पर क्या लिखा कि यहाँ आदमी प्यार करता है। अब वो क्या, पॉल वस्तुओं के नैसर्गिक रंगों की जगह अब मन मर्जी से अस्वाभाविक रंगों का प्रयोग करने लगे। कहीं गुलाबी रंग का घोड़ा तो कहीं नीले रंग का कुत्ता। मनोहारी और चमकीली रंग संगति का लक्ष्य क्या था, सामने रखे जो अनैसर्गिक रंग थे उनका प्रयोग था। मोने, रेनॉय, पिसारो को संदेह हुआ कि यह किस ढंग की कला है, लेकिन पॉल अपनी कला, अपने चित्रों को बनाने में मशगूल रहते थे। धन के अभाव के कारण उनकी शक्ति और चित्रण करने की इच्छा भी थोड़ी कम हो गई। निराश अवस्था में वो रहने लगे। एक बार उन्होंने आत्महत्या करने का भी असफल प्रयास किया। 1903 में उनकी मृत्यु हो गई, किंतु कला जगत को उनकी विस्मृति नहीं हुई और कला के इतिहास में वो अमर हो गए। मृत्यु से पहले उन्होंने लिखा कि मैं अब शांति चाहता हूँ, शांति, बस केवल शांति। देखिए, उनके बाद जो पेरिस के कलाकार थे, उन्होंने उनकी कला को आगे बढ़ाया। पॉल कहते थे, मैं सत्यार्थ में आदिम हूँ। सुस्थापन, संतुलन, संयोजन, लय, प्राधान्य इनके चित्रों में हमेशा से सर्वोपरि रहा है। पॉल के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है रखवाला, दत्तात्मा, जेकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, पीला ईसा, ऑलिव के बगीचे में ईसा, चंद्रमा और पृथ्वी। उनका विख्यात चित्र हम मैरी का स्वागत करते हैं। उन्होंने वृक्ष, फूल, पौधे आदि चित्रण किया और चित्रण करने से पहले गहरा निरीक्षण भी किया। निश्चय ही रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी, इनकी
बहुत अच्छे उदाहरण है, काफी अच्छे चित्र उन्होंने बनाए हैं। धन्यवाद।